तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी टीडीएस की क्लास। अच्छे से समझना टीडीएस, क्योंकि जॉब जब आप करते हो तो उस टाइम पे टीडीएस बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। टीडीएस बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। थोड़ा सा आपको आगे चल के समझ आएगा। सबसे बड़ा कई लोगों के मन में डाउट आता है कि क्या टीडीएस एक नया टैक्स है। टीडीएस कोई नया टैक्स नहीं है। टीडीएस इज नॉट ए न्यू टैक्स, इट इज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। आपका जो इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स का ही पार्ट है टीडीएस। कोई अलग से टैक्स नहीं है। ये इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स के अंदर में ये एक पार्ट होता है टीडीएस का। अब मैं इसको आपको जब डिटेल में समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। लेकिन देखो, कई लोगों को इनकम टैक्स के बारे में डिटेल में पता नहीं होता। तो थोड़ा सा जब तक आप इनकम टैक्स को नहीं समझोगे, जब तक आपको टीडीएस समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसीलिए हम शुरू की कुछ क्लासेस जो होगी, पहली क्लास या फिर मैक्सिमम दूसरी क्लास, इनकम टैक्स के ऊपर लेके चलेंगे। थोड़ा सा आपको इनकम टैक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद आप टीडीएस को बहुत इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो पहले तो हम आपको मैं इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि इनकम टैक्स आपको देना किस तरीके से होता है। बहुत अच्छे से समझना इस बात को, बहुत सिंपल चीजें हैं। चलो, जैसे मान लेते हैं अभी ये कौन सा साल चल रहा है, आपको पता है अकाउंट्स में या फिर टैक्स में जो साल ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। ये वाला साल जो चल रहा है अभी 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ होगा और खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। यानी गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट आपसे कहती है, इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, कि भाई आप पूरे साल काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ना पूरे साल काम करो, कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप पूरा काम करो। और इस साल ये जो पूरा साल खत्म होगा तो अगले साल, ध्यान रखना, अगला साल कौन सा होगा बताओ जरा। आप बोलोगे अगला साल हमारा शुरू होगा, अगला साल हमारा शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। गवर्नमेंट क्या कहती है, आप इस साल काम करो आराम से, इस साल आप काम करो इजीली, काम करते करते पैसा कमाओ, और हमें आराम से अगले साल बताना। कब बताना, अगले साल। यानी इस साल आप काम करोगे, कमाओगे, आपको इस साल गवर्नमेंट को कुछ भी बताना नहीं है। आप अगले साल कब, कोई डेट दे देगी गवर्नमेंट, मैं अभी मान के चल रहा हूँ 1 जुलाई, 1 जुलाई 2024 मान लेते हैं, गवर्नमेंट ने डेट दे दी। तो इस साल आप काम करो, और इस साल की जो टैक्स होगा वो आपको कब भरना है, अगले साल आईटीआर फाइल करनी है। ये नॉर्मल केस है, अगले साल आपको क्या करना है, आईटीआर फाइल करनी है। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर फाइल करना है। और आपका जो टैक्स बनता है आपका, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करोगे। गवर्नमेंट ने कुछ बता रखा है कि भाई इतना कमाओगे तो इतना टैक्स, इतना कमाओगे तो इतना टैक्स, डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के। तो अगर आपका जो भी टैक्स बन रहा है, जो भी टैक्स बन रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे, आईटीआर फाइल करते समय, और कैलकुलेट करके जितना भी टैक्स बनता है आपका, असेस करके पे कर दो। असेस मतलब हिसाब लगा के, असेसमेंट करके पे कर दो। आप खुद से सेल्फ असेस करो, सेल्फ असेस करो यानी खुद से हिसाब लगाओ कि आपका कितना टैक्स बनता है, और अगले साल पे करो। तो पहले तो देखो, सिंपल अकाउंट्स का रूल क्या होता है कि भाई साहब, आप अकाउंट्स क्या, इनकम टैक्स का रूल क्या होता है, आप इस साल कुछ भी काम करो, इस साल इजीली काम करो, आप अपना जॉब करो, सैलरी आ रही है, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस आ रहा है, और अगले साल आप आईटीआर फाइल करो, और पिछले साल की इनकम हमें बताओ कि भाई पिछले साल आपने कितना कमाया आईटीआर फाइल करते समय, और आपका जो भी टैक्स बनता है वो पे करो। ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, जब आप समझ लो, जैसे अभी ये कौन सा, आज कौन सी डेट है हमारी, 14 सितंबर, 14 सितंबर 2023, ये आज की डेट है। अब आज की डेट में ये साल चल रहा है, ये वाला साल चल रहा है। अब इस साल अभी मैं जो भी कमा रहा हूँ, चाहे मेरी सैलरी आ रही है, चाहे मेरा बिजनेस आ रहा है, मैं चुपचाप रहूंगा, और गवर्नमेंट को मुझे कब बताना है, अगले साल की जुलाई को। ये पॉइंट तो अब तक क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब एक बात सुनो, जिस साल में आप गवर्नमेंट को बताते हो, जिस साल में आप गवर्नमेंट को बताते हो, उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर, क्योंकि उस साल में आप हिसाब लगा रहे होते हो कि भाई मेरा इतना टैक्स बनता है। और जिस साल का आप टैक्स पे कर रहे हो उसे बोलते हो आप प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हो, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को मैं दूसरी तरीके से भी बोल सकता हूँ, एक और इसका नाम होता है, इसका एक और नाम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल। तो पहले तो ये आपको समझ होना चाहिए कि क्या होता है असेसमेंट ईयर और क्या होता है प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत सिंपल वर्ड में, ताकि आपको पहले तो समझ आ जाए। आप जिस साल आपने इनकम की है उस साल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप कमाते रहो, इस साल आराम से कमाओ, आप बिजनेस करो अपना, चाहे सैलरी आ रही है तो सैलरी से आती रहे। अब अगले साल आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है, यानी अगले साल आईटीआर फाइल करनी होती है। इस साल का आईटीआर अगले साल फाइल करनी होती है, गवर्नमेंट एक डेट दे देती है कि भाई इस डेट तक आप फाइल करो।
इस डेट तक आप फाइल करो। अभी तो मैंने यहाँ पे 31 जुलाई बोल दिया था आपसे, बाकी डेट चेंज भी होती रहती है कई बार। नॉर्मल केस में 31 जुलाई डेट होती है, तो 31 जुलाई तक आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है और आपका जितना भी टैक्स होगा पे करना है, ठीक है। अच्छा, यानी कि जब भी पिछले साल का टैक्स आप इस साल पे करोगे और इस साल का टैक्स आप कब पे करोगे, फिर अगले साल। समझ आ गया? इस तरीके से काम चलता रहता है। अब जब भी आप जिस साल का टैक्स, जैसे 31 जुलाई 2024 को, यानी साल चल रहा होगा 24-25, ये जो पिछला साल था वो कौन सा था, 23-24, तो 24-25 में जब आप आईटीआर फाइल कर रहे होगे तो टैक्स कौन से साल का पे कर रहे होगे, 23-24। तो जिस साल का आप टैक्स पे कर रहे हो उसे क्या बोलते हो, या तो आप प्रीवियस ईयर बोलते हो शॉर्ट में पीवाई, या फिर आप एफ वाई बोलते हो फाइनेंशियल ईयर। समझ आ गया? जिस साल का आप टैक्स पे कर रहे हो उस साल को या तो प्रीवियस ईयर बोलोगे या तो फाइनेंशियल ईयर, अधिकतर जगह फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरी, हाँ जी, बिगिनर ईयर नहीं नहीं, वो अलग चीज है। ये अभी समझो यहाँ पे प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर, जिस साल का आप टैक्स पे कर रहे हो। अच्छा, जिस साल में पे कर रहे हो उस साल को क्या बोलोगे, असेसमेंट ईयर, उस साल को बोलोगे असेसमेंट ईयर ए वाई। समझ आ गया? ये पॉइंट क्लियर है कि क्या होता है प्रीवियस ईयर और क्या होता है असेसमेंट ईयर। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, एक सिंपल सी बात करता हूं, एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मान लेते हैं मेरी सैलरी है 2 लाख रुपए, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं मेरी सैलरी है 2 लाख रुपए पर मंथ, हर महीने मेरे को 2 लाख रुपए मिलता है। अच्छा, ये साल कौन सा चल रहा है, 2023, 1 अप्रैल 2023 से साल शुरू हुआ और 31 मार्च 2024 को साल खत्म हुआ, यही होता है ये पूरा साल। अच्छा, इस पूरे साल में मैं कितना कमा लूंगा बताओ जरा, मैं करीब करीब 24 लाख रुपए कमा लूंगा। 24 लाख रुपए मैं करीब करीब इस पूरे साल में जॉब करते हुए कमा लूंगा, क्लियर है। अच्छा, मुझे क्या इस साल कमाते कमाते कुछ करना है, नहीं। गवर्नमेंट ने क्या बोला भाई, आप क्या करो, गवर्नमेंट ने सिंपल बोला है कि भाई इस साल आप काम करो और अगले साल कितने तारीख को, 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2024 को, जो अगला साल आएगा, यानी कि 24-25 में आपने कमाया 23-24 में, और आप इन्फॉर्म करो गवर्नमेंट को कब, 24-25 में, और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके आप क्या करो, पिछले साल का जो टैक्स बनता है दो। अब मान लेते हैं कि मैं कमा रहा हूं, फिर मैं गया सीए के पास, मैं पूरा साल काम किया, सीए के पास गया 31 जुलाई से 2 दिन पहले, 29 जुलाई को गया, मान लेते हैं 29 जुलाई को मैं सीए के पास जाके बोला, सर मैंने सुना है कि 31 जुलाई को आईटीआर की लास्ट डेट है, आप मेरी आईटीआर फाइल कर दो। अब गवर्नमेंट वो सीए क्या करेगा, आपसे आपसे पूछेगा भाई कितना कमाया आपने पिछले साल, आपने सैलरी स्लिप दे दी, सीए ने देखा आपकी जो इनकम है वो कितनी बन रही है, 24 लाख, ठीक है। अब मान लेते हैं, सपोज करते हैं, ध्यान रखना, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मान लेते हैं इस पे जो टैक्स बनता है वो 5 लाख का बनता है, मान लेते हैं। अब आप ये मत बोलना कि भैया 5 लाख से ज्यादा बनेगा या 5 लाख से कम बनेगा, अरे वो तो बात की चीज है ना, आप अभी मान के चलो कि 5 लाख का टैक्स बन रहा है। अब सीए क्या कहता है कि भाई ध्यान से सुनना, आप 29 जुलाई को गए हो, यानी कि अप्रैल मई जून 3-4 महीने इस महीने के भी बीत चुके हैं। अब आपसे बोला जा रहा है, सीए कह रहा है भाई 5 लाख रुपए का टैक्स दे दो, आपका टैक्स जमा करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे वो एम्प्लॉय सोचेगा कि टैक्स देने को, मान लेते हैं मेरे से बोला जाएगा कि भाई टैक्स जमा कर दो 5 लाख रुपए, मैं कहूंगा ओ भाई सैलरी 2 लाख है महीने की है, और 2 लाख सैलरी है, 1,80,000 तो मैं उड़ा देता हूँ, 10-20 हजार तो बचता ही है मेरे पास, ऐसा ही होता है। और आप क्या कह रहे हो कि पिछले साल जो आपने कमाया था उसका टैक्स 5 लाख दे दो, भाई मैं आईटीआर ही नहीं फाइल करूंगा, क्योंकि आईटीआर फाइल करूंगा तब ना टैक्स देना होगा। सीए को बोलेगा एक काम करो सर, बंद करो सारा कुछ, मेरे को कोई आईटीआर नहीं फाइल करनी। अब सीए कहेगा सर नोटिस आएगा, ये क्या कहेगा, नोटिस आएगा। अच्छा, इंडिया में कितने लोग हैं भी, 140 करोड़ लोग हैं, और 140 करोड़ लोगों में से मान लेते हैं 10 करोड़ लोग आईटीआर फाइल करते हैं, भी 10 करोड़ के बाद थोड़ा नोटिस आ जाएगा, और नोटिस आ जाएगा तो भरना होगा, झेल लेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसा कई लोगों की मेंटेलिटी हो सकती थी, गवर्नमेंट को लग रहा था कि यार सारे के सारे अच्छे नहीं होते, कई लोग डरते हैं, बिल्कुल कई लोग समझदार होते हैं कि भाई मैं टैक्स दूंगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तो कई लोग क्या करते हैं, प्रॉपर अपना काम करते हैं, अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, जो टैक्स बनता है वो पहले से बचा के रखते हैं, वो पे कर देते हैं। बट कई लोग बड़े तेज होते हैं, वो कहते हैं भाई भरूंगा ही नहीं मैं, ये क्या है, ये 24 लाख और 5 लाख मेरे बस की नहीं है, 2.5 महीने की सैलरी है 5 लाख रुपए, मैं तो नहीं भरने वाला। तो कई लोग मना कर देते हैं कि मैं आईटीआर नहीं फाइल करूंगा। तो गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए था, तो गवर्नमेंट ने इसीलिए टीडीएस लेकर आया, गवर्नमेंट ने इसीलिए क्या लेकर आया, टीडीएस। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब आप जहां से कमा रहे हो वहीं से आपका टैक्स काट लिया जाए। अब आप बोल रहे हो यार ये बात समझ नहीं, ये क्या कह रहे हो आप, जहां से आप कमा रहे हो वहीं से आपका टैक्स काट लिया जाए, मतलब अगर आपको कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर समझ आ रहा है, जहां जॉब करते हो आप तो एम्प्लॉय हो, आप काम कर रहे हो, और आपका जो ओनर है जिसके पास आप काम कर रहे हो, जिसके पास आप जॉब कर रहे हो, वो बंदा क्या करेगा, आपको सैलरी देने से पहले ही जितना आपका टैक्स बनता है वो टीडीएस काट लेगा।
टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट को क्या लग रहा था, भाई थोड़ा सा रिस्क है, हर इंसान पैसा नहीं देना चाहेगा अगले साल, कई लोग आईटीआर नहीं फाइल करेंगे इसकी वजह से नहीं देंगे, कई लोग टैक्स छुपाने की कोशिश करेंगे इसकी वजह से नहीं देंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, यानी टीडीएस कोई अलग से टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स का ही पार्ट है, जो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है ना, वही टाइम से पहले काट लिया जाए। मतलब अब आप बोलोगे एक चीज, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इसको, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं मैं हूं, मैंने आपको जॉब पे रखा और आपकी सैलरी फिक्स की कितनी, 2 लाख रुपए पर मंथ, मैंने आपकी सैलरी फिक्स की, हर महीने में आपको 2 लाख रुपए दूंगा। चलो, और गवर्नमेंट क्या कहती है, सुनो आप एम्प्लॉयर हो, आपका काम है आप पहले ही सोच लो कि पूरे साल में ये कितना कमा लेगा। मैंने सोच लिया पूरे साल में आप 24 लाख कमा लोगे, 24 लाख पे आपका टैक्स मान लेते हैं, सिंपल के लिए 4,80,000 लेते हैं, 5 लाख नहीं लेते, सिंपल करने के लिए हम कितना ले लेते हैं टैक्स आपका, 4,80,000। आपको पूरे साल में टैक्स कितना देना है, 4,80,000। तो गवर्नमेंट कहती है सुनो, 4,80,000 को 12 से डिवाइड कर लो, 12 से डिवाइड कर लो, यानी हर महीने का टैक्स कितना आ रहा है, ये पूरे साल का है ना 4,80,000, तो हर महीने का टैक्स आपका बन रहा है 40,000। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, जब सामने वाले को आप सैलरी दो तो उसमें बोलो कि भाई आपकी सैलरी है 2 लाख रुपए पर मंथ, और हम आपका टीडीएस काट ले रहे हैं, टीडीएस जो कि रूल के हिसाब से, मतलब गवर्नमेंट ने रूल दे रखा है कि भाई आपको काटना ही है, सामने वाला मना नहीं कर सकता कि भाई मेरा टीडीएस मत काटो, अगर रूल है आपके ऊपर टीडीएस कटना है तो काटेंगे। अब वो कौन से रूल होते हैं क्या होते हैं वो तो हमें समझना है, आगे चल के समझेंगे, लेकिन अभी आप बात को समझो कि गवर्नमेंट ने एक रूल बोल रखा है, कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं भाई आप मेरा टीडीएस मत काटो, अगर आपका टैक्स बनता है तो आपको टीडीएस कटवाना पड़ेगा, और उसकी 40,000 की सैलरी अभी काट लेते हैं, और आपको पैसा ही कितना दिया जाएगा, 1,60,000। आपको हर महीने की सैलरी 1,60,000 आपके हाथ में दे दी जाएगी। 40,000 काट के कौन काटेगा, एम्प्लॉयर जो जॉब कर रहा होता है। अच्छा, मेनली तो अकाउंटेंट को काटना पड़ेगा, आप अकाउंटेंट हो गए, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको उसका पैसे देने से पहले, उसकी सैलरी देने से पहले आपको उसका टीडीएस काटना पड़ेगा, और ये काट के गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ेगा। तो हर महीना आप ये 40,000 गवर्नमेंट के पास जमा करा दोगे, तो कहीं ना कहीं पूरे एक साल में 4,80,000 गवर्नमेंट के पास पहले ही पहुंची है। अब इससे गवर्नमेंट का दो फायदा हुआ, दो फायदा कौन कौन सा, पहला फायदा जो टैक्स अगले साल मिलना था, जो टैक्स कब मिलना था आपको, अगले साल 31 जुलाई को आईटीआर फाइल करता तब जाके टैक्स देता, वो टैक्स इसी साल मिल गया, ठीक है, वो टैक्स इसी साल मिल गया। गवर्नमेंट का पहला फायदा कि गवर्नमेंट के पास पहले ही पैसा आ गया। दूसरा फायदा कि जो रिस्क था कि अगले साल वो बंदा आईटीआर ना फाइल करे, वो रिस्क खत्म हो गया, क्योंकि अब तो भाई इसको टैक्स देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, टीडीएस कट गया तो अब अगले साल तो आईटीआर फाइल करेगा, क्योंकि इसका पैसा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास पहुंच ही चुका है, तो अब आईटीआर फाइल करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आईटीआर फाइल करेगा वो, क्योंकि भाई जब टैक्स देना था, आईटीआर फाइल क्यों नहीं करता कि टैक्स बचाना है, अब तो जब टैक्स चला ही गया है तो फिर क्या ही बचाना है, आईटीआर फाइल करो ताकि गवर्नमेंट को पूरी चीजें पता चल जाए। समझ आ गया। जो सबसे ज्यादा जब आप जॉब करते रहोगे सबसे ज्यादा काम आएगा वो ये आएगा कि सैलरी वाला टीडीएस काटना पड़ेगा। कुछ आइडिया समझ आया, डिटेल में और समझेंगे हम, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको टीडीएस में क्या क्या करना है। समझ आ गया। अच्छा, दूसरी चीज, चलो मान लेते हैं, अब आप एक और बात सुनते हैं। अभी आपको क्या समझाया मैंने कि भाई किसी को सैलरी देना हो तो टीडीएस काटो, क्या सैलरी पे ही टीडीएस आता है, नहीं भाई, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे टीडीएस आता है, उनमें से सारी चीजों को जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी मैं आपको बताऊंगा, और बल्कि मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते याद करा दूंगा, दिमाग में घुसा दूंगा कि भाई ये याद कर लो, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको। तो वो सारी चीजें मैं पहले ही बता दूंगा कि भाई ये तो याद होना ही चाहिए सेक्शन के साथ। जैसे सैलरी का टीडीएस कटेगा 192 में, तो वो सेक्शन के साथ याद होना चाहिए। अब आप कहोगे कैसे याद हो जाएगा, टेंशन ही मत लो, मैं इतनी बार पढ़ाऊंगा आपको, अगली जो भी क्लासेज होंगी हमारी, इतनी बार मैं आपको जबरदस्ती याद करवा दूंगा वो, और रटने का तरीका भी बता दूंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो, बस चुपचाप क्लास देखो। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि भाई एक तो सैलरी में कोई बंदा टीडीएस पैसा नहीं देता, इसीलिए गवर्नमेंट ने टीडीएस ले आया। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मैं हूं, अब मैं मेरे पास कोई सीए आया, प्रोफेशनल है, सीए प्रोफेशनल होता है पता है ना, या फिर एडवोकेट होते हैं प्रोफेशनल, तो ऐसे कई सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं। अब क्या होता है कि मेरी कंपनी है, मैं इनसे काम लेता हूं, बिल्कुल बहुत सारे प्रोफेशनल से काम लेता हूं, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर प्रोफेशनल को फीस दे रहे हो, ध्यान से सुनना, आप तो फीस दोगे ना, चाहे सीए को फीस दोगे चाहे एडवोकेट को फीस दे रहे हो, टीडीएस काट के फीस दो, टीडीएस काट के फीस दो। अब आप बोलोगे ये बात समझ नहीं आई, मतलब मान लेते हैं ध्यान से सुनना, किसी सीए से मैंने काम करवाया, और सीए बोलता है कि भाई मैंने आपका जो टैक्स का काम देखा उसके लिए मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख रुपए ले लो, एक तो सिंपल तरीका है, आप 1 लाख दे दो सीए का। बट गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक डर रहता है कि क्या पता ये सीए अपनी अपनी इनकम बताए कि नहीं बताए, इस 1 लाख को अपनी इनकम बताए कि नहीं बताए। हो सकता है कि भाई सीए ये 1 लाख रख ले और बोले ही ना, अपनी आईटीआर जब फाइल करेगा, क्योंकि सीए को भी तो आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, एडवोकेट को भी तो आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, और भी जितने प्रोफेशनल होंगे उनको भी अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। अच्छा, जब सीए अपनी आईटीआर फाइल करेगा
और बताएगा कि मैंने इस लड़के से 1 लाख रुपए फीस ली थी, तब सीए की इनकम मानी जाएगी और तब सीए इस पे टैक्स देगा। अगर सीए ने अपनी आईटीआर में वो बताया ही नहीं, फिर दिक्कत हो सकती थी, गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने कहा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जब भी कंपनी अगर किसी सीए को, किसी एडवोकेट को या किसी भी प्रोफेशनल को फीस देगी, और कंपनी की बात नहीं है, कोई भी बंदा, अभी आगे चल के समझेंगे डिटेल में कि भाई कब कब टीडीएस काटना है, मैं जस्ट हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूं आपको। तो आप क्या करो, टीडीएस काट लो। मान लेते हैं गवर्नमेंट ने कोई रूल रख दिया कि भाई 10% टीडीएस काट लो। अब अभी मैं एग्जैक्ट अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे चल के समझेंगे डिटेल में, अभी तो बस आपको रफली बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं 1 लाख देना है, तो आप क्या करो, 10,000 काट लो। आपको 1 लाख देना ना सीए को, तो आप 10,000 काट लो टीडीएस, और सीए को सिर्फ 90 दे दो। सीए को सिर्फ 90 दे दो, और ये 10,000 का टैक्स जमा करा दो, गवर्नमेंट को जमा करा दो आप। अच्छा, आपका टैक्स जमा हुआ ये नहीं माना जाएगा, सीए का टैक्स जमा हुआ ये माना जाएगा। अब इससे दो फायदा होगा गवर्नमेंट का। एक तो कुछ टैक्स पहले आ गया, अगर 10,000 रुपए का भी टैक्स पहले आ गया ना, जो अगले साल मिलना था वो इसी साल आ गया, पहली चीज। दूसरी चीज, सीए अब अपनी आईटीआर फाइल करते समय ये नहीं बोलेगा कि मेरी इनकम नहीं हुई, क्योंकि जब आपका टीडीएस कटा है 10,000 रुपए का, अच्छा गवर्नमेंट को पता होता है, और गवर्नमेंट को जब आप ये कंपनी वाला रिटर्न भी फाइल करेगा, रिटर्न क्या होता है अभी आगे चल के समझेंगे, बट उसमें ये बताएगा कि मैंने सीए को टोटल फीस दी थी 1 लाख। सीए का पैन नंबर डालेगा, सीए का पैन कार्ड का नंबर डालेगा कि भाई सीए को फीस दी थी 1 लाख, और सीए का जो टीडीएस काटा है 10,000। तो गवर्नमेंट के पास टीडीएस तो पहुंच गया, गवर्नमेंट का ये तो फायदा है, लेकिन गवर्नमेंट को उसकी इनकम भी पता चल गई भाई। गवर्नमेंट को उसकी इनकम भी पता चल गई कि उसकी इनकम कितनी है भाई, 1 लाख रुपए एक पार्टी से। अच्छा, जितनी भी पार्टी वाले उसको पैसा देंगे वो क्या करेंगे, उनका टीडीएस काट के देंगे, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट को उसकी पूरी इनकम पता चलती रहेगी। तो गवर्नमेंट का मेनली टीडीएस कटवाने का दो फायदा होता है। पहले तो ये समझ लो, टीडीएस कोई अलग तरह का टैक्स नहीं है, टीडीएस आपका इनकम टैक्स का ही पार्ट है। जो टाइम से पहले, जो इनकम टैक्स आप अगले साल भरते हो, तो गवर्नमेंट कह रही है भाई इसी साल कुछ टैक्स ले लो उनसे, तो वो होता है टीडीएस। अच्छा, क्या अपनी जेब से देना होता है? नहीं, जो भी आपको पेमेंट कर रहा है वो काट के देगा आपको। जैसे मैं सैलरी दे रहा हूं आपको, तो मैं सैलरी काट के दूंगा आपको, इतना टीडीएस काट लिया। मैं आपको फीस दे रहा हूं, तो मैं फीस काट के दूंगा। समझ आ गया? अच्छा, क्या इन्हीं दोनों चीजों पे लगता है? नहीं भाई, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे टीडीएस लगता है। कुछ चीजें होती हैं जहां पे टीसीएस भी लगता है, पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, टीडीएस भी कंप्लीट करेंगे, टीसीएस भी कंप्लीट करेंगे, बट वही सारी चीजें करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो क्या होता है कि भाई टीडीएस से फायदा क्या होता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का टीडीएस से दो फायदा होता है, ध्यान रखना। एक तो जो अगले साल टैक्स मिलना है वो इसी साल मिल गया, ठीक है। दूसरा कि भाई अब सामने वाला अपनी इनकम नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि उसका टीडीएस कटा है तो हमारे पास आया है, गवर्नमेंट के पास गया है। तो जब भी टीडीएस काटोगे तो उसकी डिटेल दोगे गवर्नमेंट को कि भाई इसको मैंने इतने रुपए दिए थे, इतना टीडीएस काटा था, तो गवर्नमेंट को आपकी इनकम भी पता चल जाएगी, आप आगे अपनी इनकम को भी नहीं छुपा पाओगे। समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर किसी का टीडीएस कटता है तो उसको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। तो आईटीआर भी फाइल करोगे आप तो गवर्नमेंट को इससे भी पता चल गया। पहले तो आपके डाउट्स ले लेते हैं, क्या डाउट्स हैं आपके? देखो, आप कह रहे हो कि भाई असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर एक बार क्लियर कराओ, और बोलेंगे किसे? तो एक बात बता दूं, जैसे अभी ये कौन सा साल चल रहा है, 23-24, तो ये प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये इस साल का टैक्स मैं अगले साल फाइल करूंगा, इस साल का टैक्स अगले साल फाइल करूंगा, तो अगले साल को क्या बोला जाएगा, असेसमेंट ईयर, और इस साल को क्या बोला जाएगा, प्रीवियस ईयर। अच्छा, एक बात बताओ, क्या इससे भी पीछे कोई साल आया होगा? बिल्कुल 22-23 होगा इससे पीछे। तो 22-23 का टैक्स मैंने कब पे किया होगा बताओ? इस साल पे किया होगा 23-24 में। तो 22-23 मेरे लिए क्या बन गया होगा, मेरे लिए 22-23 प्रीवियस ईयर बन गया होगा, और ये वाला साल कौन सा बन गया होगा, असेसमेंट ईयर। तो मतलब जब आप टैक्स पे करते हो, तो जिस साल आप आईटीआर फाइल करते हो, आईटीआर को समझो, जिस साल आप आईटीआर फाइल करते हो वो आपका असेसमेंट ईयर बोला जाता है। और जिस साल की फाइल करते हो, क्योंकि पिछले साल का आप टैक्स पे करते हो, तो पिछले साल को क्या बोला जाएगा, प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। इस चीज को आपको समझाने के लिए आसान से मैंने नोट्स दे रखा है, जिसे आप देख के इजीली समझ सकते हो। तो जैसे जिस साल का भी बात है उसे क्या बोला, जिस साल का भी टैक्स पे करोगे आप, उस साल को बोला जाएगा फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर। और इसका जो टैक्स जिस साल पे करोगे वो साल कौन सा कहलाएगा, असेसमेंट ईयर 24-25। समझ आ गया? अच्छा, अब एक बात और सुनो, आईटीआर फाइल की एक डेट मैंने दे रखी है यहाँ पे 31 जुलाई 2024, लेकिन ये इंडिविजुअल के लिए होती है, कभी कभी चेंज होते हैं, क्या क्या चेंज होते हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। आईटीआर फाइल करना होता है और आपको अपना खुद का टैक्स पे करना होता है। सिंपल वर्ड में एक बार फिर से बोल देता हूँ भाई, जिस साल आप टैक्स पे कर रहे हो वो साल आपका असेसमेंट ईयर, और जिस साल का पे कर रहे हो वो साल आपका प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। क्या ये बात समझ आ गई? इस तरीके से इनकम टैक्स काम करता है। और टीडीएस क्या होता है ये भी पॉइंट समझ आ गया। अब आप बोलोगे एक बात बता दो, अभी ये जो पूरा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे टीडीएस का, इसमें हमें टीडीएस में क्या क्या चीजें सीखनी है, टीडीएस में आप क्या क्या सिखाओगे? तो देखो, एक बार मैं थोड़ा सा
इससे ज्यादा ही चीजें सिखाऊंगा, बट ये जो मेन चीज है जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ये मेन चीज है। सबसे पहले तो आपको टीडीएस के रूल समझने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं आपसे। टीडीएस के रूल्स क्या होते हैं कि भाई आपको कब टीडीएस काटना है। टीडीएस के रूल, एक मिनट, ठीक है। टीडीएस के रूल का मतलब क्या है कि आपको कब कब टीडीएस काटना है। क्या किसी को भी पेमेंट करोगे तो टीडीएस काट लोगे? नहीं। अच्छा, क्या जितना मन करेगा उतना काट लोगे? आप बोलोगे मेरा लकी नंबर है 70, तो मैं 70 रुपए काटूंगा आपका, ऐसे थोड़ा ना कर सकते हो आप। तो टीडीएस के रूल पहले तो आपको समझ आने चाहिए। जब आप जॉब करते रहोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किसकी पेमेंट करते समय टीडीएस काटना है और किसकी पेमेंट करते समय टीडीएस नहीं काटना। समझ आ गया? तो टीडीएस के रूल आपको पहले तो पता होने चाहिए कब टीडीएस काटना है। जैसे जो सबसे ज्यादा लगेगा वो आपकी सैलरी पे लगेगा, ठीक है, प्रोफेशनल फीस पे लगेगा, कमीशन पे लगेगा। आगे चल के मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्शन अच्छे से याद कर लेने। अच्छा, दूसरी चीज, अगर टीडीएस काटना है, मान लेते हैं मुझे पता चल गया कि मुझे इसका टीडीएस काटना है, भाई को पेमेंट करने से पहले मैं टीडीएस काटूंगा, तो कैसे काटना है? ठीक है। अच्छा, काटोगे टीडीएस तो एंट्रीज भी तो करोगे अपनी टैली में। आप अपनी टैली में करो या फिर आप अपने कई लोग एक्सेल पे करते हैं, तो भाई टैली में एक्सेल में करोगे तो कैसे करोगे भाई? एंट्रीज तो आपको आनी चाहिए। हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कॉपी पे करके दिखाओ, तो कॉपी पे भी हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि टीडीएस अगर किसी का काटना है तो आप कैसे काटोगे और कौन कौन सी एंट्रीज करोगे। समझ आ गया? अच्छा, एक बात बताओ, टीडीएस काट के आप रख लोगे क्या टीडीएस को? आपको वो गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। तो हाउ टू डिपॉजिट टीडीएस? अगर आपने टीडीएस काट लिया किसी का, जो इन सब अभी तक ये जो तीनों बताया, तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो आपको रूल पता होने चाहिए भाई कब काटना है कब नहीं काटना है। काटने के बाद आप कैसे काटोगे, एंट्रीज वगैरह कैसे करोगे अगर किसी का टीडीएस काट रहे हो तो वो। और तीसरी चीज, भाई टीडीएस काट लिया तो जमा कैसे करोगे? आप गवर्नमेंट के पास जाओगे कैसे? आप भाई बिल्कुल आपको जाना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट के पास जाओगे तभी तो टीडीएस जमा करोगे। अब आप बोलोगे फिजिकली जाना होता है, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन होता है सारा काम। तो ऑनलाइन आपको टीडीएस डिपॉजिट करना होता है। बहुत ईजी कर दिया है गवर्नमेंट ने, अभी बहुत ईजी कर दिया, पहले बहुत टफ था तो अभी ईजी कर दिया है। लेकिन ईजी उसी को लगेगा जिसने समझा है। अगर आपने समझा ही नहीं, आप सोचो कि बिना समझे ही आ जाएगा मुझे सब कुछ, तो नहीं आने वाला। तो टीडीएस कैसे जमा करते हैं, समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, टीडीएस जब भी आप जमा करते हो तो एक रिपोर्ट तैयार करते हो कि किसका किसका टीडीएस कब कब जमा किया। ये रिपोर्ट तैयार करना है। जॉब पे करते समय आपको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे करना है। चलो, यहाँ तक बातें क्लियर है। अच्छा, अब एक बात बताओ, टीडीएस जमा कर दिए तो गवर्नमेंट को, जैसे आप जीएसटी जमा कर देते हो तो जीएसटी की रिटर्न नहीं फाइल करते? बिल्कुल। वैसे जीएसटी की रिटर्न ऐसी होती है, पहले रिटर्न फाइल करो फिर पेमेंट करो। बट टीडीएस में इसका थोड़ा सा उल्टा होता है, पहले जमा करो और फिर रिटर्न फाइल करो। यानी पहले जितना आपका टैक्स बनता है, जितना आपने टीडीएस काटा है, वो जमा करा दो गवर्नमेंट को, और उसके बाद आप रिटर्न फाइल करो। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा आइडिया दे दूं, वैसे तो मैं आपको पूरी डेट वोट सब कुछ आगे चल के डिस्कस करेंगे हम, कि किस डेट तक आपको टीडीएस जमा करना होता है, किस डेट तक काटना होता है, रिटर्न की कौन सी डेट होती है, अगर रिटर्न लेट कर दिया आपने या जमा करना लेट कर दिया तो कितना लेट फीस लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो सारी चीजें हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये चीज। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, टीडीएस काट तो लिया लेकिन उसकी रिटर्न कैसे फाइल करोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीडीएस काट तो लिया लेकिन उसकी रिटर्न भी तो फाइल करनी पड़ेगी। अभी तक मैंने आपको यही समझाया ना भाई, कि टीडीएस काटोगे और टीडीएस काटने के बाद फिर क्या करना होगा, उनकी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यानी गवर्नमेंट को बताना तो पड़ेगा आपको कि भाई मैंने इसका टीडीएस काटा, मैंने इसका टीडीएस काटा, मैंने इसका टीडीएस काटा। क्योंकि जैसे मान लेते हैं मैंने 3 लोगों का टीडीएस काटा 50,000 रुपए, और 50,000 मैंने गवर्नमेंट को जमा कर दिया, तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि किसका किसका काटा आपने, किसका किसका जमा किया? तो मुझे उनका पैन नंबर बताना पड़ेगा कि भाई इस बंदे का पैन नंबर ये था और मैंने टीडीएस काटा, किस लिए काटा, टोटल पेमेंट कितनी करनी थी, कितना इसका टैक्स बन रहा था, इसकी वजह से मैंने इतना टीडीएस काटा, कौन से सेक्शन में काटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा रूल्स के साथ। ठीक है, कि कौन कौन से सेक्शन में टीडीएस काटा है, तो सब समझ आ जाएगा। बहुत इजी, मैं बता रहा हूं, अगर आपने जीएसटी पढ़ा है तो जीएसटी का 10% है, ये समझ लो, 10% भी नहीं, 5% है। मतलब जीएसटी तो इसके सामने बहुत टफ है, जीएसटी से तो बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। पर हाँ, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा, ध्यान से देखोगे सब कुछ समझ आ जाएगा। तो यहां तक समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपको क्या करना है, टीडीएस के रूल पता होने चाहिए, कब काटना है, कैसे काटना है, काट लिया किसी का टीडीएस तो जमा कैसे करना है। अच्छा, जमा भी कर दिया गवर्नमेंट को, तो अब रिटर्न तो फाइल करोगे ना, गवर्नमेंट को तो बताओगे कि भाई आपका किसका किसका मैंने टीडीएस काटा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीडीएस का सर्टिफिकेट कैसे इश्यू करोगे? आप बोलोगे बात समझ नहीं, ये क्या सर्टिफिकेट की क्या बात है? एक बात बताओ, किसी की सैलरी मैंने रख दी 2 लाख रुपए, ठीक है, फिर उसका 40,000 काट के बोल रहा हूँ 1,60,000 ले जाओ, क्या ये बोलेगा नहीं भाई 40,000 काटा तो कुछ तो प्रूफ दो? उसी को बोलते हैं टीडीएस का सर्टिफिकेट। टीडीएस का सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ेगा कि भाई आपका टीडीएस काटा है मैंने। समझ आ रहा है? अच्छा, दूसरी चीज ये, किसी को मान लेते हैं 2 लाख देना है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया मैंने, और गवर्नमेंट कह रहा है कि भाई काट लो, आप 1% काट लो, मान लेते हैं मैंने 1% काट लिया 2,000, और उसको सामने वाले को पैसे कितने दिए, 1,98,000। अब आप बोलोगे कभी आप 1% बोल रहे हो,
कभी आप 5% बोल रहे हो, कभी आप 10% बोल रहे हो। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, सब सीखेंगे ना आगे, आप अभी कंफ्यूज मत हो इन सब चीजों पे। अभी आप समझ लो बस टीडीएस काटना है, कितना काटना है वो देखेंगे आगे चल के। मान लेते हैं आपने किसी का 2000 टीडीएस काट लिया, तो क्या वो चुपचाप बैठा रहेगा कि कोई बात नहीं सर, होता होगा जिंदगी में, ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसा बोलेगा वो? कि बोलेगा कि भैया काटा है तो प्रूफ तो दे दो, कोई सर्टिफिकेट तो दे दो आपने टीडीएस काटा है। तो वो सर्टिफिकेट आपको कैसे इशू करना है, अब इसमें बहुत सारी चीजें और होती हैं कि आपका टीडीएस कटा तो आप कैसे देखोगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फॉर्म 26 बोलते हैं, आपका टीडीएस कटा तो आप कैसे देखोगे कि मेरा टीडीएस कटा है। तो वो सब चीजें भी डिटेल में समझेंगे। बट ये जो मेन चीज है जो आपको आनी चाहिए, समझ आया, जॉब करते समय आपको इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए। क्लियर है क्या ये पॉइंट? अभी तक मैंने जो समझाया वो सब समझ आ गया या उसमें कोई डाउट है? हाँ पूछिए। हाँ ठीक है। हाँ अगर कंपनी हमारे मान लो हमारा कंपनी टीडीएस काट रही है सैलरी में से डायरेक्ट, या हम काट रहे हैं किसी एम्प्लॉय का, तो हमारा क्या फायदा उसमें? देखो भाई, आपका जो क्वेश्चन है, ऑनलाइन जो क्लास देख रहे हैं उनको नहीं सुनाई दिया होगा आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि टीडीएस काटने से हमारा क्या फायदा। टीडीएस काटने से हमारा क्या फायदा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कह रहे हो कि मान लेते हैं मैंने किसी को जॉब पे रखा, सैलरी रखी 1 लाख या 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख सैलरी रखी। अब गवर्नमेंट कह रही है टीडीएस काटो, मैंने टीडीएस काट लिया 40,000 रुपए, तो मेरा क्या फायदा भाई इसमें? मैंने उसको 1,60,000 दिए जो जॉब कर रहा है, और 40,000 दिया गवर्नमेंट को, तो मेरा क्या फायदा इसमें? मैं क्यों करूँ ये सब काम? पहली बात तो ये रूल्स हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पे रेस्ट्रिक्शन, आपको गवर्नमेंट पेनल्टी लगाएगी कि भाई जब आपको टीडीएस काटना था आपने क्यों नहीं काटा, पहली चीज। तो एक तो ये बात समझो कि भाई अगर रूल आप पे आ रहा है कि आपको टीडीएस काटना है तो आपको काटना ही पड़ेगा। आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि भाई मैं क्यों नहीं काटू, मैं क्यों काटू, मेरी मर्जी मैं नहीं काटूंगा, ऐसा नहीं कर सकते, आपको काटना पड़ेगा पहली चीज। जैसे आप पे जीएसटी का रूल आता है तो जीएसटी फॉलो करना, काटना ही पड़ेगा। सेम इसी तरह अगर आप पे इनकम टैक्स आ रहा है, टीडीएस आ रहा है, तो आपको वो काटना ही पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा फायदा ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट कहती है ना कि अगर आप पे टीडीएस काटना था, ध्यान से सुनो, मान लेते हैं मेरी इनकम है पूरे साल की, मैं बिजनेस करता हूँ, मेरी इनकम है पूरे साल की 10 लाख रुपए। ध्यान से सुनना बात को, इस बात को, मेरी इनकम है 10 लाख, और मेरा जो खर्चा है वो मान लेते हैं मेरा सिर्फ एक खर्चा है 2 लाख रुपए सैलरी, मैं इस एक ही बंदे को सैलरी देता हूँ, वही मेरा खर्चा है बस, और कोई खर्चा नहीं है। तो मेरा 2 लाख का खर्चा है, मतलब अगर पूरे साल में 2 लाख देता हूँ, पूरे साल में अगर जितना भी देता हूँ, अभी ऐसे ही रफली मान लेते हैं, तो मेरी इनकम कितनी होगी? 8 लाख। और मुझे टैक्स पे कितना पे देना पड़ेगा? 8 लाख पे, क्योंकि 10 लाख में से मैंने 2 लाख खर्च कर दिया। लेकिन अगर मैंने उसका टीडीएस नहीं काटा, तो गवर्नमेंट कहेगी अगर आपका रूल आप पे बनता था कि आपको टीडीएस काटना है, फिर भी आप टीडीएस नहीं काट रहे, हम आपको खर्चा अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको खर्चा ही अलाउ नहीं करेंगे, आपका ये खर्चा ही नहीं माना जाएगा। क्यों? आपने टीडीएस क्यों नहीं काटा? अगर आपका खर्चा था तो आप काटो ना टीडीएस, आपने टीडीएस नहीं काटा, हम आपका खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। छोड़ो, आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 10 लाख, तो आपको 10 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। तो कोई क्यों देना चाहेगा एक्स्ट्रा टैक्स? भी जब आपका रूल बनता है, आप पे आता है रूल, तो आपको टीडीएस काटना ही पड़ेगा। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर है ये पॉइंट? चलो, अब थोड़ा सा इनकम टैक्स, जैसा कि मैंने बताया पहले, 1 या 2 क्लासेस हमारी इनकम टैक्स से रिलेटेड थोड़ा सा मैं पॉइंट लूंगा, क्योंकि भाई जब तक इनकम टैक्स आपको नहीं समझाऊंगा, जब तक आप टीडीएस समझने में थोड़ा सा गलती करोगे। और खासकर टीडीएस में बहुत सारी चीजें हैं, बस जो टीडीएस ऑन सैलरी होती है ना, टीडीएस ऑन सैलरी, सैलरी पे जब टीडीएस काटते हैं उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो इनकम टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। और आप जॉब करने जाओगे तो बिल्कुल किसी ना किसी को सैलरी दे रही होगी आपकी कंपनी, और हो सकता है टीडीएस काट रही हो, तो आपको समझ आना चाहिए। इसीलिए हम थोड़ा सा इनकम टैक्स के बारे में समझते हैं। तो एक बात ये लिखा हुआ है, मैं पहले तो थोड़ा सा आपको अलग से साइड में लिख के समझा देता हूँ। देखो, गवर्नमेंट ने एक बात बोली, कोई भी इनकम कैसे कमाता है। आप बोलोगे कैसे कमाता है, तो गवर्नमेंट ने बोला टोटल 5 हेड होते हैं किसी की भी इनकम कमाने के। टोटल कितने हेड होते हैं? 5। सबसे पहला वो जो कमा सकता है वो सैलरी से कमाता है, नॉर्मल सी बात है, एक आदमी किससे पैसा कमा सकता है? सैलरी से। दूसरा दूसरा हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी समझते हो? मान लेते हैं आपके पास घर है और आपने उसको रेंट पे दे रखा है, तो आप उससे इनकम कमा रहे हो, तो उसे बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो एक आदमी कैसे कैसे पैसा कमा सकता है? या तो सैलरी से। दूसरा, मेन 5 होते हैं, याद रखना है आपको, पहली सैलरी, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आप कैपिटल गेन से कमा सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं? कैपिटल गेन। अब आप बोलोगे यार ये समझ नहीं आया, ये कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन ऐसे समझो बात को, डिटेल में तो हम जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपने या तो इनकम टैक्स पढ़ लिया है तो समझा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे तब समझोगे आप। तो मैं आपको कैपिटल गेन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मान लेते हैं मैंने एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, या फिर एक वो गोल्ड गोल्ड होता है ना, ज्वेलरी वगैरह, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो मैंने खरीदी, ठीक है, ज्वेलरी नहीं बोल रहे हैं हम उसको, गोल्ड बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह। आपने कोई चीज खरीदी, जमीन ले लेते हैं हम सिंपल,
आपको समझाने के लिए, एक जमीन खरीदी मैंने, मान लेते हैं 20 लाख रुपए की, 3 साल पहले या 4 साल पहले। अब आज उसे मैंने 40 लाख में बेच दिया। खरीदा था 20 लाख में, आज बेच दिया 40 लाख में। क्या आपने क्या इनकम नहीं कमाई है? इसी को बोलते हैं कैपिटल गेन, इसी को बोलते हैं कैपिटल गेन। अब आप कहोगे कि भाई इसमें तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मान लेते हैं जमीन खरीदा, जमीन पे कुछ खर्चा किया, तो गवर्नमेंट वो खर्चा वगैरह देती है आपको, पर अल्टीमेटली आपको जितने का प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट पे आपको कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स को क्या बोलोगे? कैपिटल गेन। यानी कोई भी असेट्स आपने खरीदा और फिर फ्यूचर में उसे महंगा बेच दिया, तो उस पे जो प्रॉफिट होगा, आपको जो प्रॉफिट अराइज होने वाला है, उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल गेन। तो आपको इस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो एक आदमी नॉर्मली कैसे पैसा कमाता है? सैलरी पे, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, पीजीबीपी। अब आप बोलोगे पीजीबीपी क्या होता है? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसे बोलते हैं शॉर्ट में, मैंने पीजीबीपी लिख दिया, फ्रॉम बिजनेस या फिर प्रोफेशन। यानी कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, या प्रॉफिट कमा रहे हो, या गेन भी फायदा ही होता है, आप फायदा कमा रहे हो, किससे कमा रहे हो? बिजनेस से या प्रोफेशन से। अब आप बोलोगे बिजनेस का मतलब क्या होता है? भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस तो आपको पता है, कोई बिजनेस करता है, किसी की इनकम कैसे हो सकती है? सैलरी से। अभी हाउस प्रॉपर्टी समझाया, अभी कैपिटल गेन समझाया, और कोई बिजनेस कर रहा है तो उससे भी तो प्रॉफिट कमा सकता है। तो बिजनेस का जो प्रॉफिट आ रहा है या फिर प्रोफेशन का प्रॉफिट आ रहा है। प्रोफेशन क्या होता है? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशन होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, सुना होगा आपने। तो वो क्या करते हैं कि वो जैसे डॉक्टर हो गए, वो भी क्या होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं। वो आपको, वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे होते, उन्होंने अपना एक ऑफिस खोला होता है, वो प्रोफेशनल है, बैठे हुए हैं, आप आते हो, आप उनसे एडवाइस लेते हो, उसके बदले उनको पैसा देते हो। जैसे डॉक्टर को आप जाते हो, डॉक्टर से बोलते हो सर बुखार आ गया, बताओ क्या करूं, तो डॉक्टर बोलता है ये वाली दवाई खा लो, और आपको 500 रुपए आप उससे ले लेता है। तो ये कौन सी फीस है? प्रोफेशनल फीस। तो अगर कोई प्रोफेशनल से फीस ले रहा है, प्रोफेशनल से इनकम कमा रहा है या बिजनेस से, तो ये भी आपको टैक्स इस पे भी देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे इसके सिवा और भी कुछ होता है? हाँ भाई, अदर सोर्स। यानी आप बोलोगे इसके सिवा अगर कहीं और से पैसा कमाया तो भी टैक्स देना पड़ेगा। कहीं से पैसा कमाओ, एक बात बता दूं आपको, गिफ्ट मिला ना, गिफ्ट में एक लिमिट है कि इतने लिमिट तक गिफ्ट मिला तो बच जाओगे आप, लेकिन उससे ज्यादा गिफ्ट मिला तो गिफ्ट पे भी टैक्स, गिफ्ट भी आपकी इनकम मानी जाएगी। हाँ, मैरिज पे मिलता है गिफ्ट तो नहीं लगता। जब हम ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थोड़ा बहुत जब इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, तो मैं आपको वहां पे समझाऊंगा ये चीज कि भाई गिफ्ट में कब गिफ्ट मिलेगा तो टैक्स नहीं लगेगा, कब गिफ्ट मिलेगा तो आपको टैक्स लगेगा। तो यहाँ तक कि गिफ्ट पे भी टैक्स देना पड़ता है, लॉटरी पे भी टैक्स देना पड़ता है। आप लॉटरी में जीत गए, उस पर भी टैक्स दो। आपको पैसा पड़ा हुआ मिल गया, उस पर भी टैक्स दो। ठीक है, अब आप बोलोगे बताएंगे नहीं, आपने नहीं बताया तो बात अलग है, बट अगर आप बता रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ तक कि एक नोटिफिकेशन आया था, थोड़ा सा मुझे याद है, कि आप फोन पे पे जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो रिवॉर्ड्स अगर पैसे में है तो। लेकिन ये तो बहुत छोटे मिलते हैं, 5 रुपए 10 रुपए, बट अगर आपको 5 लाख 10 लाख मिल गया तो उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक बात समझ लो, आप गवर्नमेंट क्या कह रही है भाई, किसी की इनकम 5 तरीके से ही हो सकती है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, या फिर बिजनेस या प्रोफेशन से। और अगर आपके इन चारों में कहीं नहीं आई तो अदर सोर्स में डाल देंगे कि भाई अदर सोर्स, आप कहीं और से पैसा लाए हो, तो कहीं से भी पैसा लाए आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले तो आपकी जो भी इनकम होगी, किसी का भी इनकम होगी, तो आपको ये पांचों चीजें पूछनी है कि भाई बताओ कितनी कितनी इनकम है, पांचों को आपको जोड़ना है। तो इसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, अब आपके मन में आएगा क्या इस वाली इनकम पे टैक्स देना पड़ता है? नहीं, गवर्नमेंट कहती है नहीं भाई, इतने भी हम दयालु निर्दयी नहीं है कि आपको इस इनकम पे टैक्स देना पड़े। पहले तो ये पांचों जोड़ लो आप, फिर हम आपको कुछ डिडक्शन देंगे, डिडक्शन 80C से लेके 80U तक। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, चैप्टर 6A। अब आप बोलोगे पता नहीं क्या क्या बोल गया आप, बाद में डिस्कस करेंगे, डिडक्शन अच्छे से समझेंगे हम। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई आपकी जो इनकम आ रही है इन पांचों को जोड़ के, हम इन पांचों पे टैक्स नहीं ले लेंगे आपसे। ये नहीं कि भाई इनको जोड़ के मान लेते हैं 2-2 लाख रुपए पांचों में आई तो 10 लाख हो गए, तो क्या 10 लाख पे टैक्स देना पड़ जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट कहती है सुनो, हम आपको एक ऑप्शन देते हैं। आपको हम चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई आप अधिक से अधिक लोगों को, मतलब लोगों को जागरूक करना चाहती है। जैसे एक सिंपल सी बात करता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुना है आपने? तो लाइफ इंश्योरेंस में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है कि लाइफ इंश्योरेंस पता है क्या होता है? जैसे कि अगर एक आदमी अचानक से मर गया, ठीक है, कई बार आप इंडियन फैमिली में आप देखते हो तो अगर 5 लोग या 6 लोग होते हैं, मोस्टली ऐसा होता है, उनमें से कोई एक ही वर्किंग कर रहा होता है, 4 बाकी के वर्किंग नहीं कर रहे होते। वो या तो घर के होते हैं, मतलब लड़कियां होती हैं, मोस्टली लड़कियां होती हैं, या बच्चे होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वर्किंग नहीं कर रहे होते, कोई एक ही बंदा वर्किंग कर रहा होता है, वो पूरी जिम्मेदारी संभाल रहा होता है।
अब उसने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया और बाई चांस भगवान न करे उसकी डेथ हो जाए, उसकी डेथ हो गई तो फैमिली गरीब हो गई। एक फैमिली को गरीब होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि कमाने वाला एक ही है और वो अब नहीं कमा पा रहा, जिसकी वजह से या कुछ भी हो गया, चाहे उसकी डेथ हो गई, और बच्चे जो हैं बच्चे वो अब पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से, अब पढ़ नहीं पाएंगे तो वो जनरेशन तो अमीर नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा चांस है कि वो जनरेशन अमीर नहीं होगी। अच्छा अब अगली जनरेशन तक वेट करो, यानी आपने देखा है कोई भी अमीर हुआ है तो कैसे हुआ है बताओ, लॉटरी जीत के। नॉर्मली अमीर कोई होता है कोई भी तो वो फैमिली में या तो देखो पहले से पैसा है, और नहीं तो कोई एक लड़का जो पढ़ लिख के अच्छे से पढ़ लिख के अच्छी जॉब करके फिर अपनी फैमिली को अमीर कर देता है। हो सकता है आप में से कई सारे स्टूडेंट अपनी फैमिली को अमीर करने की तैयारी कर रहे होगे, ठीक है। तो कई बार होता है ऐसा, लेकिन जब अगर किसी एक बड़े की डेथ हो गई तो बड़ा मुश्किल था, तो गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट करती थी कि लाइफ इंश्योरेंस ले लो। अब लाइफ इंश्योरेंस कैसे प्लान करते हैं वो आपकी चॉइस है, बट एक नॉर्मल सी बात करते हैं कि भाई अगर आप आज मर गए तो आपको अगले 10 साल तक आपके घर जैसे चल रहा है वैसे ही चले, मतलब आप बोलोगे बात समझ नहीं आई, जैसे मान लेते हैं आपके घर का खर्चा 1 लाख रुपए है पर मंथ, आपके घर में 1 लाख रुपए हर महीने का खर्चा आता है और आप कमाते हो और आप कमा के देते हो घर पे, तो 12 महीने का 12 लाख और 10 महीने का कितना हुआ 1 करोड़ 20 लाख, 10 साल का सॉरी 10 ईयर का खर्चा आपका कितना है 1 करोड़ 20 लाख। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई इतना इंश्योरेंस तो ले लो, गवर्नमेंट नहीं कहती वैसे, हम आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इतने रुपए का इंश्योरेंस ले लो कि बाई चांस आपकी डेथ हो जाए, बाई चांस आपकी डेथ हो जाए तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपके घर वालों को मिल जाएंगे क्योंकि आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा था, और 1 करोड़ 20 लाख रुपए जब आपके घर वालों को मिल जाएंगे तो अगले 10 साल तक उनको पैसे की दिक्कत नहीं होने वाली। और एक बात और बता दूं, 1 लाख रुपए पर मंथ अभी आप जिंदा हो तो खर्चा करते हैं, आपके मरने के बाद खर्चे कम कर देंगे वो ऑटोमेटिक, तो ये पैसे इनके लिए सफिशियंट रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनको गरीबी का सामना करना पड़ेगा, उनके बच्चे पढ़ लेंगे आराम से, 10 साल तो बहुत होता है ना, 10 साल में तो कोई दूसरा बंदा स्टेबल हो जाएगा कमाने लायक। तो इसीलिए गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि भाई आप LIC लो। तो गवर्नमेंट कहती है अब आप मान लेते हैं कोई कह रहा है मैं कमाई कम रहा हूँ, मैं LIC लूंगा तो LIC का पैसा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए क्या कहती है आप LIC लोगे, मान लेते हैं आपने पूरे साल में LIC के 1 लाख रुपए दिए, तो हम क्या करेंगे आपकी इनकम मान लेते हैं 10 लाख आ रही है तो हम 1 लाख घटा देंगे, डिडक्शन दे देंगे आपको, और आपको जो टैक्स देना है वो 9 लाख पे ही देना है। कुछ समझ आया कि भाई अगर मान लेते हैं आपकी टोटल इनकम आ रही है 10 लाख और आपने LIC में पैसा लगाया 1 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे आपसे सिर्फ टैक्स कितने रुपए पे लेंगे 9 लाख पे, हम आपकी इनकम जो नेट इनकम है नेट टैक्सेबल इनकम, ये हम क्या मानेंगे आपकी इनकम सिर्फ कितनी है 9 लाख रुपए, और 9 लाख रुपए ही है आपकी इनकम और आपको इस पे ही टैक्स देना पड़ेगा। समझ आ गया बात, ठीक है। अब क्या आपके मन में आ रहा होगा सिर्फ LIC पे, नहीं भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि हम आपको डिडक्शन देंगे अगर आप ये करते हो। जैसे एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है पता है आप में से कई लोगों को पता होगा कि भाई अगर आप बीमार हो जाते हो आप एडमिट होते हो तो आपका जो खर्चा कौन करता है, इंश्योरेंस वाले, सरकार नहीं, इंश्योरेंस वाले जिससे आपने इंश्योरेंस ले रखा है, सरकार नहीं खर्चा करेगी, ठीक है। आपने सुना होगा एक अभी एक पता नहीं कौन सा आया था आयुष्मान, ऐसे कुछ आयुष्मान करके कोई योजना है जिसमें गवर्नमेंट, आयुष्मान भारत शायद, तो गवर्नमेंट उसमें हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, बट गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि भाई आप हेल्थ इंश्योरेंस लो। हेल्थ इंश्योरेंस लोगे मान लेते हैं आपने 20,000 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस की थी तो 20,000 और घटा दो, समझ आ गया। तो गवर्नमेंट जहां जहां बोलती है कि यहाँ यहाँ पैसा लगाओगे हम आपको बेनिफिट देंगे, उतनी आपको डिडक्शन मिल जाती है, बट इसकी कुछ लिमिट होती है। तो एक तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि भाई आप अच्छा काम करो, दूसरी चीज यहाँ तक कि डोनेशन देने पे भी, अब आप बोलोगे मैंने भिखारी को दिया था 50 रुपए, क्या वो घट जाएगा यहाँ से, नहीं ऐसे नहीं, जेन्युइन डोनेशन, कौन सी जगह पे आपने दिया उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास, जैसे प्रधानमंत्री कोष में या पता नहीं बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं बताऊंगा आपको, लिस्ट पूरी दे दूंगा कि यहाँ यहाँ डोनेशन करोगे तो गवर्नमेंट आपसे उतने रुपए पे, जितना आपने डोनेशन दिया उतने रुपए पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी, गवर्नमेंट कहेगी इतना छोड़ दिया जाता है। तो ये कई सारी डिडक्शन होती है, तो टैक्स का तरीका इस तरीके से होता है। और आपको ये जो 9 लाख बचा ना इस पे टैक्स देना पड़ेगा, ध्यान रखना, इस 9 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। कुछ समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कैसे कहती है देखो, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, आप देख लेते हैं, आपको नोट्स मिल गए होंगे सारे के सारे, ठीक है, देख लेना और अच्छे से देख लेना, कोई डाउट हो तो अगली क्लास में पहले आते ही डाउट क्लियर करना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला, किसी की भी इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होती है, सबसे पहले तो भाई सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम यानी रेंट वाली इनकम आपकी, फिर क्या है कैपिटल गेन कि भाई आप कितना उसमें कैपिटल गेन अभी समझाया आपको, फिर बिजनेस या प्रोफेशन से कमाते हो तो वो चौथा, और आप कह रहे हो इन चारों से नहीं आती, कोई और इनकम मिल गई, लॉटरी मिल गई तो वो पांचवें में आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कोई और इनकम हो, गिफ्ट मिल गया वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो ये सारी इनकम किस में आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सारा जोड़ जाड़ के इसे बोलते क्या हुआ, ग्रॉस टोटल इनकम, क्या बोलते हो,
ग्रॉस टोटल इनकम। क्या इस इनकम पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। इस इनकम के बाद भी गवर्नमेंट ने कहा हम कुछ डिडक्शन दे देंगे आपको। कुछ समझ आया? कुछ डिडक्शन दे देंगे 80C से 80U तक, जिसमें जैसे अब मैंने आपको बताया, अगर आपने LIC में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आपने और भी बहुत सारी NPS होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, यहाँ पे लगा रखा है पैसा, ये बहुत सारी चीजें, पूरी लिस्ट में आपको समझाऊंगा पढ़ाऊंगा। तो अगर इन सब जगह पे आपने पैसे लगा रखे हैं तो गवर्नमेंट कहेगी इसे भी घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, अब इस पैसे पे भी टैक्स मत दो। आपकी इनकम मान लेते हैं 12 लाख आ रही थी और आपने 2 लाख ऐसी जगह लगा रखा है जो गवर्नमेंट चाहती है कि आप ऐसी जगह लगाओ, तो गवर्नमेंट कहेगी अब आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? सिर्फ 10 लाख। और इसी को बोला जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम, और आपको टैक्स इस अमाउंट पे देना है। कुछ समझ आया? आपको टैक्स जो है इस अमाउंट पे देना है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ आया? तो इस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन होती है। अब आप बोलोगे मान लेते हैं कि ये जो नेट टैक्सेबल इनकम है मेरी 8 लाख आ रही है या 9 लाख आ रही है, तो भाई किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा? तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हर साल के टैक्स, इनकम टैक्स के रेट चेंज होते हैं। पहले तो ये समझो, हर साल के इनकम टैक्स के रेट चेंज होते हैं। अब आप बोलोगे यार इसको थोड़ा सा समझाओ कैसे, कि भाई क्या क्या चीज चेंज होता है, कैसे हमें क्या पता चलेगा? तो आपने कभी बजट का नाम सुना? बजट, बजट आता है हमेशा फरवरी में आता है, मोस्टली 1 फरवरी को आता है। तो तो बजट आता है, जब बजट आता है तो बजट में गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि अगले साल इनकम टैक्स का रेट क्या रहेगा। जैसे अभी इस 1 फरवरी को जो अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद से हमारा क्या हुआ? क्या हुआ? रेट चेंज हो गया। अब कैसे होता है ध्यान से सुनो। जैसे ये साल चल रहा है 2022 और 2023, यानी 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ होगा, 31 मार्च 2023 को खत्म हुआ होगा। तो इस साल के शुरू में गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया होगा कि भाई इस साल का इनकम टैक्स रेट ये रहेगा। तो इस साल आप कमाओगे, 22-23 में आप कमाओगे, और ITR कब फाइल करना है आपको? 31 जुलाई 2023 में। तो ये असेसमेंट ईयर चल रहा होगा और ये क्या हो जाएगा आपके लिए? प्रीवियस ईयर। तो अब इस साल जब ITR फाइल करोगे तो कौन से साल का रेट देखोगे आप? इनकम टैक्स का रेट कौन से साल का देखोगे? जो रेट पिछले साल चल रहा था, जो रेट पिछले साल चल रहा था। अच्छा, उस रेट को बोलोगे क्या? उस रेट को हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर 22-23, या फिर असेसमेंट ईयर 23-24। दोनों बात तो सेम है। जो असेसमेंट ईयर 23-24 होगा, 23-24 असेसमेंट ईयर होगा, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 22-23। तो इस साल का जो टैक्स का रेट था, वो इस साल जब आप ITR फाइल करोगे तो इस साल का जो रेट था वो रेट आपको उस रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। समझ आ गया? अच्छा, अब इस साल नया टैक्स रेट अनाउंस हुआ होगा इस साल के लिए। इस साल के लिए नया टैक्स रेट, अब मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, इस साल के लिए अलग टैक्स रेट अप्लाई आया होगा, गवर्नमेंट ने बोल रखा होगा। अच्छा, इस साल को फिर अब ये साल कौन सा हो जाएगा? प्रीवियस ईयर 23-24। और जिस साल का टैक्स जिस साल में पे करने जाओगे आप, वो साल कौन सा हो जाएगा? असेसमेंट ईयर 24-25। क्या ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? और अभी जो टैक्स चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? ये जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, अभी ये साल कौन सा चल रहा है बताओ? 23-24। अभी ये साल कौन सा चल रहा है? 23-24। और जब अभी इस साल का आप टैक्स पे करोगे तो कब करोगे? अगले साल। ITR फाइल करोगे तो कब करोगे? अगले साल। तो ये वाला जो रेट चल रहा है, अभी जो रेट चल रहा है, आप उसे अगर असेसमेंट ईयर बोलोगे तो 24-25 बोलोगे, और प्रीवियस ईयर बोलोगे तो 23-24 बोलोगे। क्या ये बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अभी जो रेट चल रहा है ये वाला। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, अभी जैसे 31 जुलाई तक किसी ने रिटर्न फाइल नहीं की, किसी ने रिटर्न फाइल नहीं की है, कई लोग लेट रिटर्न फाइल करते हैं, तो अगर 31 जुलाई तक किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया, अच्छा कुछ लोगों को गवर्नमेंट खुद से लेट बोलती है कि आप लेट तक दे दो, तो जिसने लेट रिटर्न फाइल की है वो अभी मान लेते हैं सितंबर चल रहा है, तो सितंबर तक नहीं फाइल किया अभी तक, तो आप फाइल करेंगे। अब अगर आप, मैंने फाइल किया लेकिन पिछले साल वाला फाइल किया, पिछले साल वाली रिटर्न अब फाइल करूंगा, तो पिछले साल वाला रेट लगेगा ना। तो पहले तो समझो हर साल रेट चेंज होता है। तो अभी जो पिछले साल रेट चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? प्रीवियस ईयर 22-23 या फिर असेसमेंट ईयर 23-24, आप इसे बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोलो, बात सेम है। अच्छा, जो अभी रेट चल रहा है, मैं रेड कलर के पेन से ले रहा हूं, अभी जो रेट चल रहा है वो कौन सा चलेगा? असेसमेंट ईयर 24-25 और प्रीवियस ईयर 23-24। यानी इस साल जो अभी साल चल रहा है हमारा 23-24 चल रहा है, इस साल आप जो भी कमाओगे उसका टैक्स देना है 24-25 में। तो इसीलिए इस साल वाला रेट मैं पहले समझाऊंगा आपको। तो अभी TDS में हमें सिर्फ यही वाला रेट समझना है। TDS जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ इसी साल वाला रेट समझेंगे बस, पिछले साल वाला रेट समझने का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि TDS काटना है कब आपको? अभी इसी साल तो काटना है, और इस साल काटोगे तो कौन से टैक्स से काटोगे? इसी साल के टैक्स से काटोगे, इसी साल के टैक्स से काटोगे। पिछले साल तो बीत चुका है ना, अब पिछले साल का तो आपको काटना नहीं है। लेकिन
जब हम इनकम टैक्स समझेंगे, आईटीआर समझेंगे, तो मैं आपको दोनों रेट बता दूंगा, दोनों पिछले साल वाला रेट भी बता दूंगा कि भी क्या चल रहा था, क्या पता कोई आपसे पूछ ले, और इस साल वाला रेट भी बता दूंगा। बट टीडीएस में हम सिर्फ और सिर्फ इस साल के रेट को लेके चलेंगे, क्योंकि टीडीएस काटोगे तो इस साल, अच्छा अब अगले साल टीडीएस काटोगे तो मान लेते हैं मैं ग्रीन कलर से ले रहा हूँ अगले साल का, अगले साल की अगले साल का कौन सा ईयर होगा, 24-25 प्रीवियस ईयर, और उसका टैक्स कब पे करना होगा, 25-26 में, 25-26 में वो असेसमेंट ईयर बन जाएगा। और अगले साल टीडीएस कौन से रेट से काटोगे, जो अगले साल रेट चलेगा, समझ आ गया। तो हर साल का रेट बदलता रहता है, पहले तो ये समझो। और अभी आप इस वाले साल में हो, अभी आप इस वाले साल में हो, कौन सा साल चल रहा है, प्रीवियस ईयर 23-24 चल रहा है, ये वाला चल रहा है प्रीवियस ईयर 23-24। तो इस साल जो भी टीडीएस में आप काटोगे वो इस साल के रूल से काटोगे, समझ आ गया, इस साल का जो भी रेट चल रहा होगा उस रेट से काटोगे। अब आप बोलोगे क्या रेट ज्यादा चेंज होता है, थोड़ा सा आइडिया दे दो, तो मैं बताऊं नहीं, बहुत ज्यादा रेट चेंज नहीं होता, बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे। जब भी आप एक बार आप समझ लिए ना, तो अगले साल क्या चेंज हुआ आपके लिए वो समझना मुश्किल नहीं होगा। कि हो सकता है कि कोई कोई चीज 10% की जगह 5% कर दे, हो सकता है इनकम टैक्स में कुछ चेंज कर दे, तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें वो चेंज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार अगले साल क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल जो भी नोटिस आएगा, जो भी चेंज आएंगे, पहले तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि भाई ये अगले साल चेंज आया, तो अगले साल भी आप कनेक्टेड रहना हमसे, यूट्यूब पे कनेक्टेड रहना, जिससे क्या होगा कि अगले साल में जो भी चेंज हुआ है टीडीएस में, बस एक वीडियो में, क्योंकि रेट ही चेंज होते हैं और कुछ चेंज नहीं होता, तो रेट जो भी चेंज हुआ है वो मैं अगले एक वीडियो में बता दूंगा और आपको समझ आ जाएगा कि भाई हाँ ये रहा। ठीक है, अभी आपके लिए इस ये साल चल रहा है और इस साल के हिसाब से आपको समझना है। क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब ध्यान से सुनो एक और बात, हर साल में 2 रेट चलते हैं। अब आप बोलोगे अरे क्या बोल रहे हो आप, पहले तो हर साल चेंज होता है और हर साल में भी 2 रेट चलते हैं, एक ओल्ड टैक्स रेजिमे और एक न्यू टैक्स रेजिमे। अब आप बोलोगे यार बात समझ नहीं आई, क्या बोलना चाह रहे हो आप, और इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्या, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप पहली बार सुन रहे हो इसलिए आपको लग रहा है कि अरे पता नहीं क्या क्या चीजें। अभी मैं रेट समझाऊंगा आपको बड़ा आसान लगेगा, अभी तो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या होता है। पहले तो ये समझो, हर साल का इनकम टैक्स का रेट चेंज होता है, हर साल इनकम टैक्स का रेट चेंज होता है, नॉर्मली टीडीएस नहीं चेंज होता बट छोटा मोटा चेंज आता है। हाँ हाँ कर दो, एक बार रिमोट दो, मैं वो भी कर दे, फैन स्पीड भी कम कर देता हूँ ना फैन। ठीक है, मैंने फैन स्पीड भी कम कर दी, अब आपको नहीं ठंड लगी, फिर भी लगेगी तो बता देना। पढ़े, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, पहले तो हर साल इनकम टैक्स का रेट चेंज होता है, आपको हर साल बहुत बेसिक चेंज होता है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है कि भाई अगले साल क्या चेंज हो जाएगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सीधा जॉब पे जाके करना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना, वो सारा का सारा मैं एग्जैक्ट लेटेस्ट बता रहा हूँ, बट जो चेंज होगा अगले साल बताऊंगा। और गवर्नमेंट ने क्या बोला है, हर साल गवर्नमेंट ना 2 ऑप्शन देती है, ध्यान से सुनो, हर साल गवर्नमेंट देती है एक ओल्ड टैक्स रेजिमे, इसमें टैक्स आपका अलग बनेगा, और एक देती है न्यू टैक्स रेजिम, इसमें गवर्नमेंट आपको अलग ऑप्शन देती है। गवर्नमेंट क्या कहती है भाई, 2 तरह के टैक्स हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, हर साल 2 तरह के, अभी पिछले कुछ दिन सालों से चल रहा है, बहुत पुराने अगर आप देखोगे तो एक ही चलता था, बट अब क्या गवर्नमेंट ने कर दिया, 2 तरह के टैक्स रेजिम में डाल दिए, एक ओल्ड और एक न्यू। और गवर्नमेंट क्या कहती है, देखो आपके फायदे के लिए डाला है, कीप इट ऑन करना है, नहीं नहीं कीप इट ऑन, ठीक है, सॉरी बार बार डिस्टर्बेंस आ रही है। तो मैंने क्या बोला, हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, 2 टैक्स रेजिमे दे देती है, एक ओल्ड टैक्स रेजिमे और एक न्यू टैक्स रेजिमे, दोनों से टैक्स अलग अलग कैलकुलेट होगा, दोनों से टैक्स आपका अलग बनेगा, और आप दोनों से कैलकुलेट करोगे, यानी आपको पहले तो समझो दोनों आना चाहिए, और दोनों से कैलकुलेट करने के बाद आपका जिसमें टैक्स कम बनता है वो वाला चूज कर लो, यानी आपके पास ऑप्शन होता है कि चूज कर लो। अच्छा इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होती है कि कब आपने न्यू ही करना पड़ेगा, ओल्ड नहीं कर सकते, या कब आपको ओल्ड करना है, वो सब आगे चल के समझेंगे, बट एक अभी सिंपल वर्ड में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, गवर्नमेंट क्या कहती है, हर साल 2 तरह के टैक्स रेट दे देती है, एक ओल्ड और एक न्यू, और आपके पास क्या चॉइस है, आपके पास ऐसी चॉइस है, आप चाहो तो ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज कर लो और चाहो तो न्यू। पहले तो आप दोनों से कैलकुलेट करोगे कि आपका टैक्स किससे कम बन रहा है, जिससे आपका टैक्स कम बनेगा आप वो वाला चूज कर लेना, न्यू वाले से टैक्स कम बन रहा है तो आप न्यू वाला चूज कर लेना,
ओल्ड से टैक्स कम बन रहा है तो ओल्ड वाला चूज कर लेना। लेकिन कुछ लोगों को बार बार बदलने की अनुमति नहीं होती, वो कहते हैं या तो ओल्ड चूज कर, अगर न्यू चूज कर लिया तो न्यू चूज करो। वो आगे चल के समझेंगे कि भाई किसको रेस्ट्रिक्शन है। अभी आप सिंपल समझो, सिंपल में आपको पहले तो किसी भी साल का, जैसे इस साल का मैं टैक्स समझाऊंगा आपको, तो पहले तो इस साल का समझ लो कि क्या होता है टैक्स, अभी समझेंगे। और उसके बाद आपको इस साल के टैक्स में क्या सोचना है, ओल्ड से भी कैलकुलेट करना है, न्यू से भी कैलकुलेट करना है, ये सिंपल तरीका है। और फिर आपको देखना है कि किससे टैक्स कम बन रहा है, और जिससे टैक्स कम बन रहा है मैं वो वाला चूज करूंगा। एक नॉर्मल केस में मैं ये कह रहा हूँ, समझ आ गया। चलो अब थोड़ा सा समझते हैं कि भाई न्यू टैक्स रेजिम में क्या होता है, लेकिन 2 मिनट रुक के समझेंगे हम, 2 मिनट के लिए मैं। तो हम आज की क्लास यहीं ऑफ कर रहे हैं, और ये न्यू टैक्स रेजिम में कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिबेट क्या होती है, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में समझेंगे, और कैलकुलेशन समझेंगे। तो अगली क्लास के शुरू के आधे घंटे आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी, ठीक है।